क्लास है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो आप आज पढ़ेंगे, इससे पहले आपकी जो प्लेलिस्ट इस वीडियोस में पड़ी हुई है उसमें आपको देखना है जो मौर्य वंश आपने पढ़ा था उसकी अंतिम वीडियो को देखना, जिसमें हमने अशोक को देखा। अशोक के बाद हमने एक अंतिम शासक को बताया था जिसका नाम क्या था, बृहद्रथ। ठीक, तो आज की जो क्लास है इसमें जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसका नाम है मौर्योत्तर काल। ठीक, और मौर्योत्तर काल की शुरुआत कैसे होती है वो एक थोड़ा सा आप देखेंगे। आपने देखा था मौर्य वंश, क्या देखा था, मौर्य वंश देखा। मौर्य वंश का आपने संस्थापक को देखा, संस्थापक कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इसके बाद बिंदुसार देखा, अशोक देखा। इसी के साथ इसी मौर्य वंश का अंतिम शासक जो लास्ट एम्परर आपको पता होना चाहिए, यानी अंतिम शासक को देखा जिसका नाम क्या था, बृहद्रथ। ठीक, इसी बृहद्रथ को आप जब देख रहे हैं, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है, इसी का एक सेनापति था। ठीक, इसी का सेनापति कहो या मंत्री कहो, वो था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। और इसी के द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारा गया और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका नाम था शुंग वंश। तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि कैसे मौर्य वंश का अंत हुआ और अंत होने के बाद एक नया काल स्टार्ट होता है जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। ठीक, तो जो आज मौर्योत्तर काल आप पढ़ेंगे इसमें आपको देखना है क्या, इसमें आपने देखना है कि मौर्योत्तर काल आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है। ठीक, इस मौर्योत्तर काल में आप डिवाइड करेंगे दो पार्ट। कैसे दो पार्ट भैया, कुछ ऐसे वंश जो देशी यानी कि जो भारतीय ही वंश से संबंधित हैं, यानी कि देशी उत्तराधिकारी। ठीक, उत्तराधिकारी। और कुछ पढ़ेंगे आप विदेशी वंश पढ़ेंगे। ठीक, तो दो भागों में डिवाइड किया हमने, किस चीज को, मौर्योत्तर काल को। और मौर्योत्तर काल में आपने दो भागों में जब डिवाइड किया है तो इसमें आपको यह देखना है कि कौन कौन से जो वंश हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में क्या होता है कि उनको क्रम लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो जो देशी वंश के जब उत्तराधिकारी देख रहे हो, जिसमें आपको देखना है क्या, शुंग वंश को देखना है। कौन से वंश को, शुंग वंश। ये वही शुंग वंश है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है, और पुष्यमित्र शुंग वही है जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति है। इसके बाद जो वंश पढ़ना है जिसका नाम क्या है, कण्व वंश। ठीक, कण्व वंश। इसके बाद जो पढ़ना है उसका नाम है सातवाहन वंश। ठीक, अब आपसे इनकी ईयर भी अगर पूछ ले तो आप बता देना, ये 185 बीसी में स्टेब्लिश हुआ, बना, और ये 75 बीसी तक चला। ठीक, और ये 75 बीसी से चला और लगभग 30 बीसी तक रहा, और ये 30 बीसी से स्टार्ट हुआ और लगभग 250 एडी तक चला। ठीक, तो आपने तीनों वंश देखे, तीनों वंशों की ईयर को देखा और पूछे आपको इनको क्रम से लगाएं तो क्रम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। पूछे शुंग वंश का संस्थापक कौन है तो बताइएगा पुष्यमित्र शुंग है। पूछे कण्व वंश का शासक कौन है तो वासुदेव है। और जो सातवाहन वंश का शासक है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सिमुख। ठीक, तो अभी आपने मौर्योत्तर काल को देखा, मौर्योत्तर काल के उन तीन वंश को देखा जो कि देशी यानी कि भारतीय ही वंश से संबंधित हैं, और इनके संस्थापकों को देखा, पुष्यमित्र शुंग को देखा, वसुदेव को देखा और सुमुख को देखा। इसी तरीके से कुछ विदेशी वंशज हमारे पास कहाँ के हैं, जो कि बाहर से आए हुए हैं, जो कि मौर्योत्तर काल के समय हमें दिखाई देते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है हिंद यवन। कौन, हिंद यवन कह लो या इंडो ग्रीक कहो, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम से जो पूछे वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो वंश पढ़ना है जिसका नाम है पहलव वंश, ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। इसके साथ एक और है जिसका नाम है शक वंश, और लास्ट जो आपको पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट वो है कुषाण वंश। तो एग्जाम में इनको भी चारों को क्रम लगाने के लिए पूछे तो बताना हिंद यवन, पहलव, शक वंश और कुषाण वंश। इन सभीयों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा हो कुषाण वंश। उसी कुषाण वंश में आपको एक कनिष्क शासक को पढ़ना है। तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मौर्योत्तर काल। पूछे मौर्योत्तर काल में दो भागों में आपने डिवाइड किया, और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वंश आपको पढ़ने हैं इस मौर्योत्तर काल के अंदर, तो जो अगली वीडियो आपके सामने आएगी उन वीडियो में आपने क्या देखना, आपने एक एक वंश को देखना है
कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके संस्थापक कौन है और उनके बारे में और अन्य क्या जानकारी हमारे एग्ज़ाम के लिए मिलती हैं। तो यहाँ तक आपको आज इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें हमने देखना क्या है, इन 3 वंशों को देखेंगे और उससे अगली वीडियो में हम इन 4 वंशों को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी कि मौर्योत्तर काल में आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है।